हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिफोर चैप्टर नंबर 7 जब भी हमने किसी वोल्टेज सोर्स का यूज किया था, तब हम वोल्टेज सोर्स के यूज करने के लिए यही दो चीजें लगा रहे थे, सेल या फिर बैटरी। ये दोनों ही डीसी वोल्टेज के सोर्स हैं, सेल भी और बैटरी भी। तो आप को इनकी रिप्रेजेंटेशन पता ही है कि सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल और बैटरी डीसी वोल्टेज के सोर्स होते हैं। डीसी के फीचर क्या होते हैं? डीसी वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज होती है। करंट जो है वो स्टेडली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है क्योंकि कोई वेव फॉर्म नहीं बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली फिर जीरो ही होगी। ठीक है। तो जो भी वोल्टेज की वैल्यू है, अगर मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट है, तो ओवर द टाइम ये 20 वोल्ट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं करंट का भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, करंट वर्सेस टाइम का, तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। इन केस ऑफ अ रजिस्टर आपको पता ही है कि आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू से वोल्टेज को डिवाइड करोगे, करंट भी ऐसे ही आपके पास आएगा। ठीक है। डीसी वोल्टेज के यूज कहाँ होते हैं? आपको पता ही है कि जो भी वोल्टेज के स्टोरेज के जितने भी जहां पर भी वोल्टेज स्टोर करके हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे फोन में बैटरी होती है, लैपटॉप में बैटरी लगी होती है ना। तो यहाँ पर ये सारे डीसी वोल्टेज पर वर्क करते हैं। और जहां पर भी लो वोल्टेज एप्लीकेशन वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वहां पर जो ज्यादातर यूज है वो डीसी वोल्टेज का ही होता है। अब हम बात करते हैं एसी वोल्टेज सोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। तो एसी वोल्टेज का सोर्स क्या है हमारे पास? एसी वोल्टेज का सोर्स एसी जनरेटर है। ठीक है। एसी वोल्टेज की क्या जो फीचर्स क्या हैं इनके? ठीक है ना। तो एसी वोल्टेज का जो फीचर है, एक तो पोलैरिटी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट की जो डायरेक्शन है वो एट अ रेगुलर इंटरवल वो चेंज होती रहती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। तो देखिए वोल्टेज जो है ये पहले इसका ये पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल है, फिर इसके आगे से फिर आगे जब मैं इसको आगे बनाऊंगा ना वेव फॉर्म को, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो एसी वोल्टेज अलग अलग शेप की हो सकती है। ये स्क्वायर वेव हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा है यूज है वो है साइनोसॉइडल वेव का। तो हम भी पूरे चैप्टर में लगभग हम साइनोसॉइडल वेव ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो साइनोसॉइडल वेव का मतलब क्या है? कि ऐसी वेव जो साइन की तरह बिहेव कर रही हो। ठीक है ना। तो साइन की तरह बिहेव कर रही हो, या जिसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो साइन वेव की तरह हो। ठीक है। तो साइनोसॉइडल वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। या फिर V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, या फिर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली करंट को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, या फिर आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर या तो मैं थीटा लिखूंगा या फिर मैं ओमेगा टी लिखूंगा। ठीक है। अगर मुझे एंगल लिखना होगा तो मैं थीटा लिखूंगा, अगर मुझे टाइम लिखना होगा तो फिर मैं वी वर्सेस टाइम के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो देखिए, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 पाई की। अलग अलग इंस्टेंट पर देखता हूं मैं, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री, और 2 पाई यानी कि 360 डिग्री।
ठीक है। वीएम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस वेव का। थीटा की आप वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पुट करिए। जैसे आप थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होगा, जीरो इंटू वी एम जीरो आ जाएगा। 90 पुट करेंगे यानी पाई बाय टू पुट करेंगे, साइन 91 होता है, वन इंटू वी एम, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। पाई पुट करोगे, साइन पाई जो है वो जीरो होता है, जीरो इंटू वी एम जीरो हो जाएगा। 270 पुट करोगे, साइन 270 माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू वी एम माइनस वी एम हो जाएगा। और 360 पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब एसी को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि जो डीसी है, अब डीसी ने तो अपनी वैल्यू चेंज ही नहीं करनी। जैसे डीसी वोल्टेज है, अगर डीसी वोल्टेज मैं बोलूँ कि ये 200 वोल्ट है, ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर मैं वी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो हमेशा 200 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, ना वैल्यू चेंज हो रही है ना पोलैरिटी चेंज हो रही है। लेकिन एसी में क्या है, हर एक इंस्टेंट पर वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। यानी कि आप टी की वैल्यू पुट करो या थीटा की वैल्यू पुट करो, उस इंस्टेंट पे आपको वोल्टेज मिल जाएगी। इसलिए इस इक्वेशंस को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब यहां पर देखिए, हर एक इंस्टेंट पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस एसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले तरीके को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सिंपल है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसी एसी है, एसी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वैल्यू हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मान लीजिए ये करंट जो है ये पीक वैल्यू 10 एम्पियर ले रहा है, तो अगर आपने इस अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना होगा तो आप बोलोगे कि ये एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ये रिलेशनशिप आप याद कर लीजिए, सिंपल है। एवरेज वैल्यू इज 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो रिलेशन है, अब वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। मतलब रिलेशन तो है, रिलेशन का तो यूज होता रहेगा, लेकिन जो एक प्रॉपर डेरिवेशन है कि ये एवरेज वैल्यू 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कैसे आई, ठीक है, तो वो डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बस आप ये रिलेशनशिप याद कर लीजिए। और दूसरा, आप ये बात याद रख लीजिए कि एवरेज वैल्यू पूरे एक फुल एसी साइकिल की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। तीसरा जो तरीका है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज जो है आप साथ की साथ नोट करते जाओ, क्योंकि इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल कराने हैं और यही सब फॉर्मूलाज यूज होंगे उसमें। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज आई एम डिवाइडेड बाय रूट टू। वैल्यू पुट करोगे रूट टू की, वन वन डिवाइडेड बाय रूट टू की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। एक चीज आप और याद रखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया होता है, ये नहीं मेंशन किया होता कि देखिए, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है ना, वहां पर वोल्टेज को ऐसे लिखा जाता है V, और इसका जो सब्सक्रिप्ट है वो है N। एवरेज वैल्यू की बात आती है तो यहाँ पर एवरेज लिखा जाता है। ठीक है। आरएमएस वैल्यू की बात आती है तो ऐसे लिखा जाता है VRMS। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रहा है एग्जामिनर, मान लीजिए से कि एग्जामिनर ने बोला कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट, उसने एग्जामिनर ने आपको कुछ भी नहीं बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। अगर कुछ भी नहीं बताया है तो वो कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स है उनका कैसा बिहेवियर रहता है जब व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस एसी। तो सबसे पहले एक रजिस्टर, अगर हम किसी रजिस्टर को एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के क्रॉस लगा देंगे, तो देखिए
वोल्टेज की इक्वेशन रहेगी इंस्टंटेनियस इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन रहेगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय R करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में अगर पावर की बात आएगी कि भी पूरे एक साइकिल में, यहाँ पर देखिए मैंने एक पूरा साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट किया है। उसमें अगर पावर की बात आएगी तो पावर आप निकाल लेंगे वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस। ठीक है। और सिंपली मैं इसको वी इंटू आई लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर अगर मेंशन नहीं किया जाएगा तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी आरएमएस वैल्यू ही होती है। अब देखिए अगर हमें एक वेव फॉर्म बनानी है, ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने वोल्टेज की वेव बनाई है। ठीक है। वोल्टेज की वेव ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने ऑलरेडी शुरू में भी बना के दिखाई थी आपको। ये देखिए यहाँ पे ये ये वोल्टेज की वेव आपने ऐसे ही बनानी है। ठीक है। ये रही वोल्टेज की वेव आपने ऐसी बनानी, कोई भी केस आए, चाहे रजिस्टर आए, इंडक्टर आए, कैपेसिटर आए, कुछ भी आए, वोल्टेज की वेव सबसे पहले वोल्टेज की वेव बनाओ। वोल्टेज की वेव आप ऐसे बनाओगे। ठीक है। उसके बाद अगली वेव आपने बनानी है करंट की। तो आप ये ये आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ इन केस ऑफ रजिस्टर देयर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेस डिफरेंस का मतलब ये है कि दोनों वेव्स एक साथ चलती हैं, एक साथ जीरो होंगी, एक साथ पॉजिटिव वैल्यू लेंगी, एक साथ नेगेटिव वैल्यू लेंगी। ठीक है। तो ये करंट को मैंने रेड कलर की लाइन से डिनोट किया है, देखो यहाँ पे। ठीक है। पावर जो है वो V और I का प्रोडक्ट है। तो यहां पर देखिए V पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है। इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया तो पावर की जो वेव है वो ग्रीन कलर से हमने बनाई है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए पावर की जो वेव है वो हमेशा पॉजिटिव साइकिल ही आएगा आपका। ठीक है। नेगेटिव में नहीं आएगी पावर। इसका ये भी मतलब है कि वोल्टेज अपना साइन चेंज कर रहा है, करंट भी अपना साइन चेंज कर रहा है, लेकिन रजिस्टर जो है वो पावर कंज्यूम करता ही रहेगा। पूरे साइकिल में रजिस्टर पावर कंज्यूम करता रहेगा। और कितनी पावर कंज्यूम करेगा? वो V इंटू आई से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। चलिए आगे है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ठीक है। तो ये आपके पास एक इंडक्टर है। ठीक है। और इंडक्टर को जब हमने साइनोसोइडल वोल्टेज के क्रॉस हमने इसको इंडक्टर को लगाया तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आएगी। करंट की इक्वेशन आएगी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू का मतलब यह है कि करंट जो है वो 90 डिग्री से पीछे चलेगा। इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलेगी और करंट पीछे चलेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय एक्सएल। ठीक है। एक्सएल क्या है? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। एक्सएल की वैल्यू जो है वो एल ओमेगा के बराबर है। ओमेगा जो है वो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है। ये इंडक्ट एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर है। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे एक रजिस्टर भी कोई ओपोजिशन ऑफर करता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऐसे इंडक्टर भी जो ओपोजिशन ऑफर करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसलिए इसके यूनिट क्या रहेंगे? इसके यूनिट रहेंगे ओम्स। अब देखते हैं कि जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए ये हमने वोल्टेज की वेव बना रखी है, ये हमने वोल्टेज की वेव बना रखी है। तो वोल्टेज की वेव वैसे ही बनेगी। हर हर केस में वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज की वेव बना लो आप। ये अब आपने वोल्टेज की वेव बना ली। अब ये रेड कलर की जो वेव है ये करंट की है। अब करंट देखो ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रही है तो करंट कितने पर मैक्सिमम होगा? 180 पर।
कितने पे मैक्सिमम होगा करंट? 180 पे। आप इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। सबसे देखो, आपको आसान तरीका बताता हूँ वेव फॉर्म बनाने का। कि आप सबसे पहले ये देखो कि करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है ना। तो अगर वोल्टेज जो है वो 90 पे मैक्सिमम हो रही है, तो करंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा बोलो? हाँ जी, करंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा? पाई पर, यानी कि 180 पर, ठीक है। और करंट ने तीन ही वैल्यू लेनी है, या तो नेगेटिव मैक्सिमम, या जीरो, या पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है। तो नेगेटिव मैक्सिमम, जब भी करंट पॉजिटिव मैक्सिमम लेगा, तो पॉजिटिव मैक्सिमम से पहले वो जीरो पे आएगा, तभी नेगेटिव मैक्सिमम लेगा। मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव से मैक्सिमम नेगेटिव तक जाना हो, या मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाना हो, पहले जीरो को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ले ली है ना करंट ने, तो यहाँ पे अगली वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिव मैक्सिमम। तो सिमिलरली यहाँ पर जीरो आएगी और यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे बना लो। दूसरा तरीका, फिर अब आपके पास दूसरी चॉइस क्या है? कि अब आपको यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं पाई पुट करता हूँ, पाई का मतलब है 180। 180 में से फिर मैं 90 माइनस करूंगा, वो आएगा साइन 90। फिर साइन 90 का मतलब होगा 1 को मैं आई एम से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इस आसान तरीके की तरफ आप जाइए, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा रिवाइंड करिए और सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और इसको बनाइए आप, ठीक है। अब तीसरी वेव फॉर्म बनानी होती है हमें पावर की। अब पावर की जो वेव फॉर्म है वो आप ऐसे बनाएंगे, देखिए। यहाँ पर जीरो से पाई बाय टू के बीच में, जीरो से पाई बाय टू के बीच में देखिए, जीरो से पाई बाय टू के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव है, लेकिन करंट जो है वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो देखिए ये जीरो से पाई बाय टू के बीच में जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन यहाँ नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए पाई बाय टू और पाई के बीच में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये पर्पल लाइन पॉजिटिव दिखाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पाई से लेकर पाई बाय टू के बीच में वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, इसलिए ये वेव यहाँ पर आ गई। अब आगे देखिए दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये हमने एक कंप्लीट साइकिल बना लिया। अब आप देखिए पूरे कंप्लीट साइकिल में आधे ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे नेगेटिव है, अगले क्वार्टर में पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगी वो जीरो होगी, ठीक है। ये अच्छे से ये सारे फॉर्मूलास आपने नोट कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर में वोल्टेज की वही इक्वेशन लिखेंगे हम, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट के लिए हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। प्लस पाई बाय टू का मतलब कि ये है कि इस केस में करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। करंट वोल्टेज को बाय 90 डिग्री एंगल से लीड करेगा, ठीक है। आई एम की जो वैल्यू है दैट इज वी एम डिवाइडेड बाय एक्सी। एक्सी क्या होता है? एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, ठीक है। और इसके यूनिट भी ओम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वेव फॉर्म की बात आती है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर जो सबसे पहले हमने जो वेव बनाई है, ये वेव जो बनाई है हमने वोल्टेज की बनाई है। वोल्टेज की तो बिल्कुल आपने सिंपल वैसे ही बना देनी है, ठीक है। अब वोल्टेज की वेव फॉर्म आपने सिंपल बना दी। अब उसके बाद देखिए, अब आपने जो वेव फॉर्म बनानी है, जब जब आपने वेव फॉर्म बनानी है करंट की, तो करंट जो लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो
90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू ले रही है, तो करंट कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा? करंट जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, ठीक है। देखिए करंट वाली पूरी लाइन में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी डल है शायद, आपको दिखाई ना दे रही। ये करंट यहां से आ रही है, देखिए, ठीक है ना। उसने 90 पर मैक्सिमम ली, तो करंट ने कहां पर मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है? जीरो पे ले लेनी है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करंट, अब मैंने आपको बताया था कि जीरो के बाद अगली वैल्यू, ये पॉजिटिव मैक्सिमम के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? उसके बाद अगली वैल्यू होगी नेगेटिव मैक्सिमम। नेगेटिव मैक्सिमम के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? जीरो। और जीरो के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम पे आना है तब भी जीरो को क्रॉस करना है, नेगेटिव मैक्सिमम से पॉजिटिव मैक्सिमम पे आना है तब भी जीरो को क्रॉस करना है। तीसरा है आपकी पावर की जो वेव फॉर्म है। अब पावर की वेव फॉर्म जब हम बनाने जा रहे हैं, तो आप ये देखिए, जीरो से लेकर 90 के बीच में ये भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ग्रीन कलर जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद वोल्टेज अभी पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव हो गया है, इसलिए ये आप यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पर आ गई है, पावर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए, आप पाए से लेकर, ये पाए है, पाए से लेकर 3 पाई/2 के बीच में देखिए करंट जो है वो नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव हो गई है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ये आ गई पावर आपकी पॉजिटिव। और आगे देखिए आप, यहाँ पे करंट तो पॉजिटिव हो गया है लेकिन वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए एक प्योर कैपेसिटर भी पूरे कंप्लीट साइकिल में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर कैपेसिटर इज जीरो। अब आते हैं हम आरएलसी सर्किट की तरफ, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई के अक्रॉस हमने लगा दिया। तो अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस आपने इन तीनों एलिमेंट को लगा दिया, आर को, एल को और सी को, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने सर्किट से स्मॉल आई करंट ड्रॉ किया, ठीक है। जो टोटल वोल्टेज है, अब ये टोटल वोल्टेज को ये तीनों जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसने वी आर पार्ट लिया है, इसने उसमें से वी एल पार्ट ले लिया है और इसने वी सी पार्ट ले लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, रजिस्टर के केस में आपको पता है कि करंट और जो वोल्टेज है वो दोनों बिल्कुल फेज में होंगे, ठीक है। कोई आगे नहीं चलता, कोई पीछे नहीं चलता। इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करेगी और कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को लीड करेगा, ठीक है। तो पहले हम इनका जो फेजर डायग्राम है उसको प्लॉट करते हैं। फेजर डायग्राम को प्लॉट करना बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, एक्स एक्सिस बनाइए और उस एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए करंट, ठीक है। ये कर दिया आपने, एक्स एक्सिस पे आपने करंट लिख दिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है ना कि भी वोल्टेज जो है वो फेज में रहेगी करंट के साथ, कौन सी? जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, यानी कि वी आर। अब आपने एक्स एक्सिस पर ही आपने वी आर को ड्रॉ कर देना है। अब वी एल जो है वो करंट को लीड करेगा, तो यहां पर मैंने वी एल को यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और वीसी जो कैपेसिटिव के अक्रॉस, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट को लैग कर रही है, तो उसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। करंट लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम वीसी, ठीक है। अब आप देखिए वीएल और वीसी जो है वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट ओपोजिशन में है, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात आप ये जान लीजिए कि आप, अगर आपने टोटल वोल्टेज निकालनी है ना, तो आप इनको ऐसे नहीं ऐड कर सकते, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ठीक है। इनका एडिशन ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास देखिए ये इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इनका एडिशन कुछ कुछ आप ऐसा मान लीजिए कि इनका एडिशन हम वेक्टर की तरह ही करेंगे, सही है।
तो यहां पर मैंने एक एजम्पशन लेकर ये फेजर डायग्राम बनाया है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दैट इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि मैंने मान लिया है कि जो एक्सल की है वो एक्सी से ज्यादा है। ठीक है, करंट तो दोनों में सेम ही है। तो अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो आई एक्सएल वीएल को रिप्रेजेंट करेगा और आई एक्सी जो है वो वीसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप, वीएल और वीसी का जो नेट रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव वाई की तरफ आया। क्यों? क्योंकि वीएल का जो डोमिनेंस है ओवर वीसी, वीएल डोमिनेट कर रहा है ओवर वीसी। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया मेरे पास वीएल माइनस वीसी। ठीक है, अब ये वीआर है और ये वीएल माइनस वीसी है। ठीक है, अब इनका नेट रिजल्टेंट देखने के लिए मैंने ऐसे एक ये पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से ये लाइन है, ये रिजल्टेंट हो गया इनका, यानी कि जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करेगी ये। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज करंट से लीड कर रही है बाय एन एंगल फाइव। ठीक है ना, और लीड करने का कारण क्या है? क्योंकि वीएल ग्रेटर देन वीसी है। अगर वीसी ग्रेटर देन वीएल होता तो यही वोल्टेज करंट से लैग करती, फिर ऐसे होता, अगर फिर ये करंट आपका ऐसे होना था और वी आपका यहां पे आ जाना था, ये रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे की तरफ आनी थी ना। तो तब वो फाई एंगल से फिर लैग करती। ठीक है, चलिए, अब मैंने यहां पर वैल्यूज पुट कर दी है। वी आर की जगह लिख दिया आई आर का स्केयर, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल का, वीएल की जगह आई एक्सएल लिख दिया, वीसी की जगह आई एक्ससी लिख दिया, तो इसका स्केयर हो गया। ठीक है, यहां से भी आई स्केयर कॉमन आया, यहां से भी आई स्केयर कॉमन आया। वो आई स्केयर जब बाहर आएगा तो वो आई बन जाएगा रूट से बाहर आकर। ठीक है, v डिवाइडेड बाय आई दैट इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर। ठीक है, अब v डिवाइडेड बाय जो आई है दैट इज इक्वल टू जेड। अब यहां पर ना कई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो ओम्स लॉ पढ़ा है, v डिवाइडेड बाय आई तो होता है आर। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि v डिवाइडेड बाय आई आर होता है, लेकिन आर कब होता है? वो तब होता है अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हो। अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं लगी है और इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, तो उनकी जो नेट ओपोजिशन है, क्योंकि ये एक्सएल क्या है? इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। एक्सी क्या है? ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। आर क्या है? ओपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर। तो इनकी जो नेट ओपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम इंपीडेंस से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, तो ये इंपीडेंस है। ठीक है, और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, ये एक्सएल और एक्सी ना होता तो जेड और आर में कोई फर्क ही नहीं था। ठीक है ना, अगर नहीं होता तो जेड इजिकल टू, यानी कि जेड और आर एक ही चीज है फिर तो। ठीक है, लेकिन यहां पर इंडक्टर भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है। ठीक है, अब अगर अगर हमने फाई की वैल्यू निकालनी है तो फाई की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? वीएल माइनस वीसी, और बेस क्या है? बेस है वी आर। तो टेन फाई क्या हो जाएगा? वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय वी आर। अब यहाँ पर वीएल की वैल्यू पुट कर दी आई एक्सएल और वीसी की वैल्यू पुट कर दी आई एक्ससी और वी आर हो गया आई आर। ठीक है, आई जो है वो थ्रू आउट जो है आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में टेन फाइव इज इक्वल टू वी एल माइनस, सॉरी, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 0.015 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्स दे रखी है। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर दी हुई है। हमने इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम की जगह मैंने 10 पुट कर दिया। ठीक है, ओमेगा जो है वो 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी मुझे 50 दे रखी है।
तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी 50 पुट कर दी, टाइम की मुझे वैल्यू दे रखी है वो मैंने पुट की। ठीक है, तो ये जगह 100 पाई और ये 0.015 का अगर हम डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 पाई। 3/2 पाई जो है वो 270 डिग्री होता है, और साइन 270 डिग्री आपको पता ही है क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये -1 होता है, तो -1 × 10 जो है वो -10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको आप न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक हमको प्योर इंडक्टर दे रखा है 25 मिली हेनरी का। ठीक है, वो कनेक्ट किया गया है हमने 220 वोल्ट का सोर्स है उसके साथ। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देखिए, अब वही बात आ गई ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये मुझे दिया है 220 वोल्ट, अब ये 220 वोल्ट, आपने ये नहीं लिखना कि VM 220 वोल्ट है, नहीं, ये VM नहीं है, ये VRMS है 220 वोल्ट, क्योंकि जब मेंशन नहीं किया होता तो वो क्या होता है, वो RMS वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, तो एक्सेल जो है वो है 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एल, वैल्यू पुट करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स दे रखी है, 25 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सएल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो VRMS जो है वो दे रखा है, IRMS जो है वो होगा VRMS डिवाइडेड बाय एक्सएल। ये एक आपने याद रखनी है बात। देखो, सारे फॉर्मूले ऐसे चलेंगे, अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। अगर करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, अगर करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो वो होगा वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, अब मान लो इसी इसी क्वेश्चन में, वैसे मुझे दिया नहीं है, लेकिन अगर मेरे को वो बोलता है कि भाई अ, आप इसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बस हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, आईआरएमएस मैंने निकाल दिया ना, तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, उसको डिवाइड करिए 0.707 से, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब अगर वो मुझसे पूछे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू आ गई है आपके पास करंट की, अब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, मैं IM को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सएल के साथ। ठीक है, या फिर मेरे पास देखो एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है कि जो ये वाला जो रिलेशनशिप है कि IRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ IM, ये वाला रिलेशनशिप वोल्टेज के लिए भी तो लागू होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड RMS करंट इन द सर्किट एंड नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो अब आप देखिए यहां पर फिर वही कि ये 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट ये कौन सी वोल्टेज है, ये RMS वोल्टेज है। ठीक है, तो ये जब RMS वोल्टेज है तो हमें RMS करंट निकालना था, तो हमने ये निकाल दिया। ठीक है, चाहे मैं इसको ना ना भी लिखूं तो मुझे तो अंडरस्टूड है ना कि अगर मैं मेंशन भी नहीं करता तो वो वैल्यू RMS वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 220 को 100 से हमने डिवाइड किया तो मेरे पास RMS करंट आ गया। अब रजिस्टर की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वो होता है VRMS IRMS। ठीक है, तो यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास आ गया आंसर। ये सब न्यूमेरिकल जो हैं ये मैं आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक 44 मिली हेनरी का इंडक्टर दे रखा है और वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज भी आरएमएस है और ये करंट भी आरएमएस है। ठीक है ना। तो 220 एक्सएल जो है वो आपको पता है, एक्सएल किसके बराबर होगा, एल ओमेगा के। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहां पर है 44 मिली हेनरी, वो पुट कर दी। ओमेगा जो है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 2 पाई फ्रीक्वेंसी मुझे 50 दे रखी है, सारी वैल्यूज मैं पुट करूंगा और करंट मेरे पास आ जाएगा 15.92 नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है 60 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर connected across 110 volt. Obviously, this is RMS value and 60 hertz supply. Determine the RMS value of current in the circuit. ठीक है, I is equal to V divided by XC. XC जो होता है that is equal to 1 by C ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पर पुट कर देंगे। सी 60 माइक्रोफेरेड है यानी 16 × 10⁻⁶। ओमेगा जो है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे और करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.49 एम्पियर। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रहे हैं हम, तो करंट कैसे अफेक्ट होगा, करंट कैसे चेंज होगा। रजिस्टर के केस में देखिए, रजिस्टर के केस में तो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होता। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते रहोगे तो करंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडक्टर की। इंडक्टर के केस में आपको ये देखिए, इंडक्टर के केस में क्या होगा कि इंडक्टर के केस में करंट जो है वो होगा V डिवाइडेड बाय एक्स एल। ठीक है, और एक्सएल जो है वो बराबर है एल ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में आई इज इक्वल टू वी बाय एक्स सी। ठीक है, एक्स सी इज सी ओमेगा। तो सी ओमेगा है ना, तो यहां पे आप देखिए, सॉरी, इट इज नॉट सी ओमेगा, इट इज 1/c ओमेगा। इट इज वन बाय इट इज 1/c ओमेगा। तो 1/c ओमेगा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी ओमेगा वी। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि आपके पास एक इंक्लाइंड लाइन आएगी। सही है। चलिए अब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये सीपीएससी की एक साइट है जहां पर स्टडी मटेरियल है, उसमें ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आपने ये जो पीडीएफ फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है। हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे मैं उतने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है अभी एक्सेल और एक्सी का, उनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का, उस पर एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का एसी सोर्स है। ठीक है, और उसको कनेक्ट किया इन्होंने 200 वोल्ट के क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगाया है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये इनके साथ 3 रजिस्टर आप देख पा रहे होंगे, एक इंडक्टर के साथ पैरेलल में है, एक रजिस्टर के साथ पैरेलल में है। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीक करंट इन द सर्किट।
चलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में, ये मैंने यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर ड्रॉ किया है दोबारा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेल है वो है एल ओमेगा, और एक्सेल जो है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहेगी तो एक्सेल की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। अगर एक्सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहेगी तो जो भी करंट होगा वो करंट यहां से तो जाना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैरेलल में रजिस्टर दिखाई देगा। एक्सेल एक्सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा होने से ये इंडक्टर एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का पाथ ऑफर करेगा, तो करंट प्रेफर ही नहीं करेगा उस हाई रेजिस्टेंस के पाथ में से फ्लो करने को, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडक्टर है इसको मैंने ओपन सर्किट की तरह यहाँ पर शो किया है। बहुत हाई रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट से की फॉर्म में हम उसको दिखाते हैं, क्योंकि करंट प्रेफर ही नहीं ना करेगा उस रास्ते में जाना। और जहां पर करंट जाता नहीं है हम ओपन सर्किट दिखाते हैं, कि मतलब आपको पता है क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए, यहां पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो है 1/C ओमेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अगर एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो एक्सी की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो एक्सी की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल होगी तो जब करंट यहाँ आगे पहुंचेगा, अब वो R2 में से जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर बहुत कम रेजिस्टेंस वाला पाथ दे रहा है। अब बहुत कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को हम शॉर्ट सर्किट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। शॉर्ट सर्किट को आप एक मतलब सिंपल एक लाइन बना दोगे कि ये एक जीरो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली अब इस सर्किट में एक R1 रह जाएगा और एक R3 रह जाएगा। R2 में से करंट जाएगा ही नहीं। अब R1 और R3 जो है ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका जो सीरीज सम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 + 30 विच इज इक्वल टू 40, एंड आई विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 40, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5 एम्पियर। अब कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि भाई ये डीसी के अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर डीसी होता है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एक्सएल जो होगा वो 2 पाई f × एल है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब है कि एक्सएल 0, यानी कि इंडक्टर जो है वो एक डीसी को एक इजी पाथ देता है, ठीक है। कोई भी ऑपोजिशन ऑफर नहीं करता। और दूसरी तरफ अगर एक प्योर कैपेसिटर रहता है तो कैपेसिटर में ये इसकी जो रिएक्टेंस होती है वो होती है 1/2 पाई FC। तो अगर एफ जीरो होता है तो एक्सी हो जाएगा 1/0, और एक्सी जो है वो इनफानाइट होगा, ठीक है। यानी कि एक जो कैपेसिटर है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी को। ये भी दोनों पॉइंट जो है ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कि एक कैपेसिटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, ठीक है। वो प्लेट्स के बीच में सारा उस डाइलेक्ट्रिक ने जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, और आई करंट फ्लो हो रहा है जब ये कैपेसिटर किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो कह रहे हैं कि कितना करंट फ्लो होगा जब ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले I = V/XC। अब XC आपको पता है 1/ωc होता है। XC की जगह 1/ωc पुट कर दिया, तो ये ωc 1/ωc जब न्यूमरेटर में आएगा तो I = ωc/V हो जाएगा। अब जो कैपेसिटर होता है, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटेंस होती है वो ये ये यहाँ पर मैंने विद की जगह विदाउट लिखना था। कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस C0, यानी उस कैपेसिटर की इनिशियल कैपेसिटेंस C0 थी।
जब उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाती है, जहां पर के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो उसकी इनिशियल कैपेसिटेंस थी, जिसको मैं सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सी नॉट जो है वो सी डिवाइडेड बाय के है। और के की यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है। ठीक है, तो ये है करंट विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और करंट अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा मैं, तो ओमेगा भी वही रहेगा, वी भी वही रहेगा। सी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, सी की जगह मैं पुट कर दूंगा सी नॉट। ठीक है, और सी नॉट और सी के बीच में रिलेशन मेरे पास आ ही चुका है, दैट इज सी डिवाइडेड बाय 6। तो आई डैश जो करंट विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, दैट इज 1/6 ऑफ ऑफ द करंट विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको दे रखा है कि एक जो जनरेटर है उससे आउटपुट मिल रही है हमको 10 sin 100 πt। अब ये एसी जनरेटर जो है वो इन एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट किया गया है। पहले वो किया गया है 100 ओम रजिस्टर के साथ, फिर वो किया गया 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ, फिर वो किया गया 10 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ। इंस्टंटेनियस वोल्टेज और करंट की इक्वेशन बतानी है आपने हर एक केस में। चलिए इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन तो सब में यही रहेगी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम 100 ओम रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये हमें अल्टरन जो एसी जनरेटर है उसने 10 sin 100 πt की हमें आउटपुट दी थी। ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उससे हमने कंपेयर किया। जब हमने उससे कंपेयर किया तो मेरे पास Vm की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10। ठीक है, तो Im जो होगा वो होगा Vm डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 100, तो करंट आया 0.1 एम्पियर। अब आपको इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन पता ही है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने आई एम की जगह लिख दिया 0.1 और साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, ओमेगा आपको 100 पाई दिया हुआ है, यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम आ जाते हैं कैपेसिटर पर। अब जब मुझे 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया हुआ था, सबसे पहले निकाला मैंने एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब ओमेगा जो है उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, ये हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे ओमेगा मुझे ओमेगा टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 πt। ठीक है, तो ओमेगा टी 100 πt दे रखा है, तो ओमेगा 2 π f t होता है। तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी और मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी निकालनी क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंसी आप यहां से, यहां पर आप एक्सी की वैल्यू निकाल लोगे 2 π f c से। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी नहीं भी निकालते तो आप सीधा ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, सीधा आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। कैपेसिटर मुझे 10 माइक्रोफेरेड का दिया हुआ है, यानी कि 10 × 10⁻⁻6। 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई 3.14 हो गया। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। एक्सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 318 ओम। ठीक है, अब जब एक्सी निकल गया है, तो एक्सी निकलने के बाद आई एम जो है वो वी एम डिवाइडेड बाय एक्स सी है। तो ये हमने वैल्यूज पुट करी और ये हमारे पास आई एम की वैल्यू आ गई। अब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 क्यों, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी आई एम की, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, ओमेगा टी की जगह 100 πt लिख दिया। ठीक है, और प्लस पाई बाय 2। अब तीसरा जो केस है, ये है हमारे पास इंडक्टर का। हमें एक इंडक्टर दे रखा है।
तो जो इंडक्टर की जो वैल्यू है वो 10 मिली हेनरी है। 10 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 की पावर -3। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01 हेनरी। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दिया, और ये मेरे पास एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब जो एक्सएल की वैल्यू आ गई है, तो आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई एक्सएल, वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो वहां से मेरे पास आई एम की वैल्यू आ जाएगी। अब जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है इन केस ऑफ इंडक्टर, वो होती है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -पाई/2, क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है पाई/2 से। तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। अब जो भी टॉपिक रह गए हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और शेयर करते रहिए।